जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रघुवीर चौधरी अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि हर बार आपको यानी कोई ना कोई नए सिलेक्टेड यानी बंदे या बंदियों से आपको मिलाता रहूंगा, और विशेष रूप से जिन्होंने यानी आरपीएससी में टॉप रैंकर्स है यानी टॉप रैंक प्राप्त की है, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन किया है, उन सभी से आपको मिलाता रहूंगा। जैसे पिछली कड़ी में आपको मैंने प्रवीण कुमार जांगीर से जो आरपीएससी में टॉप रैंकर्स थे यानी उनसे मिलाया, और आज आपको मैं सुनीता जाट से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने आरपीएससी में यानी टॉप के झंडे गाड़े हैं और बहुत ज्यादा टॉप रैंक प्राप्त की है उन्होंने। और स्कूलिंग से ही वो मेरिट होल्डर स्टूडेंट रहे हैं, यानी मेधावी छात्रा रही है, गांव की गलियों से निकली है और अपने गांव का, समाज का, घर वालों का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन किया है। जैसा कि आपको मैं बता देता हूं सुनीता जी के बारे में, इन्होंने थर्ड ग्रेड में सेकंड रैंक, यानी उस समय थर्ड ग्रेड ये रीट के माध्यम से नहीं होती थी, पंचायती राज विभाग है और आरपीएससी है उनके माध्यम से हुआ करती थी, उनमें सेकंड यानी जो रैंक प्राप्त की है। इसके साथ में सेकंड ग्रेड का जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम होता है यानी उसमें इन्होंने यानी 42 यानी 42वीं रैंक, और इसके साथ में ही यानी आर एस में यानी RAS है यानी उसमें कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है यानी उसके पद पर यानी इन्होंने क्या है कि अपना पद है यानी अच्छी रैंक हासिल की थी उसमें भी। और आज वर्तमान में ये फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं यानी संस्कृत से, और उसमें इन्होंने रैंक प्राप्त की, 61वीं रैंक प्राप्त की है, और अब भी उसी प्रकार से लगे हुए हैं। ये यूपीएससी और आरपीएससी की तैयारी, एसडीएम और डीएम बनना इनका एक सपना है। आज हम रूबरू होंगे सुनीता जाट से। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। धन्यवाद सर। हाँ सुनीता जी, आपसे पहला प्रश्न थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं, आप गांव की गलियों से आज आपने आरपीएससी में टॉप रैंक हासिल की है। थोड़ा सा आप अपना हमारे दर्शकों को, अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी उनको थोड़ा सा अपना परिचय बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि आप टॉप स्टूडेंट शुरू से ही मेधावी छात्रा रहे हैं, क्या जो मेधावी नहीं है क्या वो टॉप रैंक हासिल नहीं कर सकते? सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड जरूर बताइए। शिक्षा से संबंधित आपने कहाँ कहाँ शिक्षा, अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त की है, उसके बारे में जरूर बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं जयपुर में एक छोटा सा गांव है बिलोची, वहां की रहने वाली हूँ। मेरे पापा शारीरिक शिक्षक हैं, उनका नाम है जगदीश प्रसाद जाट। मैं 2006 में मैंने 10th की थी, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे थी पूरी स्कूल में। 2008 में मैंने जब 12वीं की तो उसमें मैं ऑल राजस्थान में चौथी स्थान पे मेरिट में आई थी। फिर मैंने चीथवाड़ी संस्कृत कॉलेज है, वहां से 2011 में कॉलेज पूरी की है। फिर उसके बाद मैंने बीएड की है, फिर आचार्य संस्कृत डिपार्टमेंट से पढ़ाई की है मैंने, तो उसमें आचार्य बोलते हैं, तो आचार्य की है। फिर मैंने उसी समय मेरा सेकंड ग्रेड में जॉब लग गई थी मैं। फिर उसी समय सेकंड ग्रेड के साथ ही फर्स्ट इसमें थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर आरएस में हुआ, लेकिन आरएस में क्या है, कोऑपरेटिव अलाइड में हुआ था मेरा। उसी समय स्कूल लेक्चरर में होने की वजह से, घर वालों के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा कि टाइम मिल जाएगा अलाइड प्रॉपर में आने के लिए, इसलिए मैंने स्कूल ये लेक्चरर ज्वाइन कर लिया था। अलवर पोस्टिंग मिली थी मुझे सबसे पहले। अभी तो मैं यही हूँ बिलोची, मेरी स्थानीय जहाँ मैं रही हूँ वहीं पे। हालांकि मैं स्कूल के टाइम से ही इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम उसमें भी मेरा योगदान रहा है। मैं स्टेट लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर रही हुई हूँ, वेरी लेकिन गुड, फिर वेरी गुड। आगे गाइडेंस नहीं होने की वजह से फिर एजुकेशन में ही मैंने आगे करने का सोचा। मतलब इसमें ये, इससे बात ये है कि सफलता प्राप्त अकेले किताबी कीड़ा होने से ही सफलता नहीं मिलती, हर प्रकार की एक्टिविटीज में। और एक बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि आप स्टेट प्लेयर रहे हो, वॉलीबॉल प्रतियोगिता है उनमें आपने भाग लिया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। इससे हमारे बच्चों को ये भी है कि अकेले किताबी कीड़ा ही नहीं बनना है, यानी आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना है। हर तरह के करिकुलम, चाहे वो सामाजिक एक्टिविटीज हो या यानी जो खेल प्रतियोगिता, उन सब में भाग लेना चाहिए, यानी बिल्कुल। बहुत अब आपसे एक प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपने ये प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कब से स्टार्ट की? क्या 12th पास होने के बाद में कर दी थी, या ग्रेजुएशन के बाद में कॉलेज के साथ साथ में आप तैयारी करना शुरू कर दिया था? या हमारे स्टूडेंट्स को भी ये आप संदेश देंगे कब से उनको तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल सर, जहाँ से जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ ना, ये बहुत टिपिकल ग्रामीण वातावरण है। तो यहाँ से जैसे मैंने 12वीं की, उससे पहले से ही
मेरे ये हो गया था शादी के लिए, ये दबाव आने शुरू हो गए थे। तो मुझे पता था कि इसके लिए मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं तो 12वीं के बाद से ही थोड़ा बहुत घर से स्टार्ट कर दिया था मैंने। मेरिट में आना मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, घर वालों को भी लगा कि ये कुछ कर सकती है, तो उन्होंने फिर सपोर्ट करना शुरू किया। तो मैंने तो कॉलेज से ही थोड़ी बहुत घर पे तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अच्छे से मतलब टारगेट बना के अच्छे गाइडेंस के साथ अच्छे तरीके से मैंने कॉलेज के बाद तैयारी शुरू की थी। और आप कॉलेज अच्छे से करके, क्योंकि कॉलेज और जो स्कूल होती है वो बेसिक होती है, वो भी करना जरूरी है। उसके बाद से आप तैयारी करते हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है मेरे मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा, जैसे आजकल ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो अपन विशेष रूप से बच्चों पर प्रेशर या डाल दिया आता है कि 12वीं के बाद में घर वाले एक सपना देखना कि मेरा बच्चा तो क्या कि कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, यानी उस पर जबरदस्ती थोप दिया आता है कि अभी से उसको मतलब कॉलेज लाइफ के बारे में यानी पूरी जानकारियां ही नहीं मिलती, उससे पहले ही उसको क्या है कि यानी तैयार कर दिया आता है। क्या ये सही है या फिर यानी गलत है? ये इसमें आपको बताना है, थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, ये पूरी तरह से तो गलत नहीं है, लेकिन गलत इसलिए है कि अगर बच्चा खुद नहीं चाहता, सेल्फ मोटिवेटेड है। जैसे हम्म मेरा उदाहरण दूं, मैं और मेरी दीदी थी, हम दोनों साथ पढ़ते थे, तो हम सेल्फ मोटिवेटेड थे तो हमने लंबे टाइम तक तैयारी कर ली। लेकिन अगर आप जबरदस्ती बच्चे को भेजते हो तो कॉलेज से पहले तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, और वो हम्म 5-7 साल में बोर हो जाता है उसी सेम रूटीन से, सेम लाइफ से। तो जब तक उसका अचीव करने का टाइम आता है तब तक वो लक्ष्य से भटकने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हम्म कॉलेज लाइफ के लास्ट में या बाद में ही बच्चे को तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और चीजों की जैसे कोचिंग भी करनी पड़ती है उसके लिए सब कुछ, तो वो बाद में ही सही है मेरे हिसाब से। हाँ, एक आपसे जैसे बिल्कुल आपने ये कहा कि यानी ग्रामीण परिवेश है, इसके बारे में मैं भी जैसे बहुत अच्छे गांव से ही निकला हुआ यानी विद्यार्थी भी रहा हूँ, आज अनअकैडमी पर मैं एजुकेटर हूँ। और आप अच्छे से हमारे जो स्टूडेंट, आपके परिवार के बहुत सारे विद्यार्थी, आप यानी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मेधावी रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक दी। आपके चाचा जी जो मनोहर लाल जी पीटीआई हैं, बहुत टॉप रैंकर रहे हैं, वो भी यानी अव्वल। और एक पत्रकारिता में भी उनका मतलब, आप सब यानी एजुकेटेड फैमिली से हो। लेकिन फिर भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक चाइल्ड मैरिज वाली बहुत बड़ी समस्या है। उस यानी चाइल्ड मैरिज से आप कैसे बचे और किस प्रकार से आपने आगे तक अपनी ये यानी रूटीन जारी रखा, यानी जो जिसमें वो बहुत शानदार रैंक, मतलब पहले आपने 12th में मेरिट लेकर के आए, उसके बाद में आप 3rd ग्रेड है उसमें अच्छी रैंक लेकर के आए, उसके बाद में 2nd ग्रेड में भी आप जो कितनी बड़ा एग्जाम होता है यानी उसमें टॉप रैंक, उसके बाद आरएस में आपने यानी जो अलाइड है यानी वो प्राप्त किया, 1st ग्रेड में आप टॉप रैंक लेकर के आए, और अब आप यानी एसडीएम बनने के लिए भी तैयार हो रहे हो। बिल्कुल इन सब के साथ में यानी घर वालों को समझाना बड़ा मुश्किल, गांव वालों को समझाना, समाज वालों को समझाना बड़ा मुश्किल रहा होगा। इसके लिए आपने क्या किया? क्योंकि विशेष रूप से लड़कियों को आप के द्वारा ये संदेश दिया जाए तो वो लड़कियां भी अपने घर वालों को आज भी, क्योंकि अपने जो समाज में, जिस समाज से अपन बिलोंग करते हैं, उसमें ये सबसे बड़ी समस्या है आज भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो खुद ने देखी है सर। ये मेरे खुद की फैमिली में मेरे दादाजी और हैं 7 भाई, तो उनकी फैमिली में मैं फर्स्ट हूँ जिसकी चाइल्ड मैरिज नहीं हुई है। हम्म, मेरे से पहले जितने भी है मेरे चाचा जी दीदी, मत- सबकी चाइल्ड मतलब मैरिज आपके हुई है। दादाजी वो तो पांडुओं से भी ज्यादा रहे हैं वो, ये पांडव भी जी 5 जी। भाई थे हैं? जी, तो मेरी एक तो इसका सबसे मेन कारण है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा था कि मेरी बेटियां पढ़ें, तो घर पे बहुत काम होता था। तो मेरी मैं हम सुबह काम करके जाते थे स्कूल, फिर आके काम करवाते थे मम्मी को। मेरी दादी सब मना करते थे, मेरी मम्मी बोलती थी इनके हिस्से का काम मैं कर लूंगी पर ये पढ़ेंगी मेरी बेटियां। हम्म फिर हम मम्मी की हेल्प के लिए सुबह 10 बजे का टाइम, मतलब काफी हम घर का पूरा काम हम ही करते थे। लेकिन हमारी ये जो थी, जो करना है ना, जैसे स्कूल में बैठे हैं तो वहां पूरा ध्यान स्कूल में। अब बच्चे क्या करते हैं, 10 जगह दिमाग लगाते हैं। हम्म मुझे अगर पढ़ना है तो पढ़ते टाइम केवल मैं पढ़ रही हूँ, हम्म खेलना है तो उस समय खेल रही हूँ, काम करना है तो काम। तो वो उसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला कि मेरी स्कूलिंग जो एजुकेशन हुई गांव के क्षेत्र से हुई है, सरकारी स्कूल इसरावाला से, फिर बलूची से की मैंने। लेकिन मैंने जो भी पढ़ा, खुद पढ़ा हो या टीचर्स ने पढ़ाया हो, जो भी पढ़ा वो आज भी मुझे अच्छे से, मेरा बेसिक अच्छा है तो उसका हम्म मुझे बहुत बेनिफिट मिला। शुरू से मैंने आरएस की तैयारी की है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट अच्छा होने की वजह से मैं साथ साथ में ये टीचर्स वाले जो थे उसमें भी करती गई साथ साथ। वो एक जॉब लेना जरूरी था, जैसे जॉब लेने के बाद लोगों की साइकोलॉजी बदल जाती है, क्योंकि अपना जो समाज है वो देखता है नौकरी के बेस पे लड़कियों को। तो जैसे ही मेरी 3rd ग्रेड में जॉब लगी उसके बाद सभी बोलने लगे हाँ तो आरएस भी कर सकती है। लेकिन पहले मुझे बहुत दिक्कत आई, घर वालों को मनाना, सब कुछ करना। इसमें सबसे ज्यादा हेल्प मेरी मम्मी ने और मेरी बड़ी दीदी है, उन्होंने बहुत सहायता की। मेरी दीदी भी 3rd ग्रेड टीचर हैं, हम्म उन्होंने भी खूब सहायता की उन दोनों ने। हम्म इसलिए आज मैं यहाँ हूँ।
हाँ, लेकिन अब उसके बाद बहुत सा माहौल बदला है हमारे गाँव में। लड़कियाँ बहुत पढ़ रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। खुद हमारे परिवार में लड़कियों को अब कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल। ये प्रश्न ये पूछने वाला हूँ, आपको थोड़ा व्यवस्थित उत्तर देना होगा इसका, कि आप छोटे से गाँव से निकल कर के बहुत बड़ा आपने मुकाम हासिल किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। विशेषकर लड़कियों के लिए बहुत यानी ये आसान नहीं है, बहुत बड़ा मुश्किल है लोगों को समझाना। लोगों के यानी जो यानी सपने हैं, उन पर खरे उतरना तो बहुत बड़ी यानी चुनौती होती है उनके लिए। तो आज वर्तमान में इस बारे में लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर ये है इसमें कि आपको सबसे बड़ी दृढ़ निश्चय और दूसरा करके दिखाना पड़ता है। मैंने 12वीं तक खूब संघर्ष किया, फिर मेरे लास्ट तक ये फाइनल था कि 12वीं के करने के बाद इसकी शादी कर देंगे। लेकिन 12वीं में जब मैं मेरिट आई तो लोगों की सोच बदली। हुँ, फिर उसके बाद मैंने प्री बीएड का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरी राजस्थान में फर्स्ट रैंक आई तो और सोच बदली। फिर हुँ, उसके बाद जैसे थर्ड ग्रेड में उसके बाद सबने बोला कि तू चाहे जो तैयारी कर सकती है। हालाँकि भाई प्रॉपर आरएस में नहीं हो पाया मेरा, हुँ, क्योंकि हुँ, कुछ शादी की वजह से ऐसे टाइम नहीं मिल पाया था मुझे थोड़ी पारिवारिक कारणों से। तो हुँ, एक ही एग्ज़ाम दिए मैंने, उसमें मेरा अलाइड में हुआ था। हुँ। लेकिन आपको एक बार तो दिखाना पड़ेगा लोगों को साइकोलॉजी बदलने के लिए, ऐसे ही लोगों की साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है। हाँ, मतलब ऐसे अपन केवल बातों से साइकोलॉजी चेंज नहीं होने वाली वो होगी। यानी कुछ अपने को करके दिखाना जरूरी होगा। अगर करके अपन नहीं दिखाएंगे तो साइकोलॉजी नहीं जी, बदले। लेकिन एक बात आपसे पूछना, जब आप अपने गांव में सफल हुए हो तो निश्चित रूप से शायद वहां पढ़ने वाली ग्रामीण लड़कियां हैं, उनको काफी सहूलियत मिली होगी। काफी आपके सफल होने के बाद में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके लिए यानी तैयारी का कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, चाइल्ड मैरिज उससे बचने के लिए कई सारे रास्ते निश्चित रूप से खुले होंगे। कई सारी लड़कियों को यानी इस मामले में सफलता भी मिली होगी। आप बताइए इसके बारे में। जी, बिल्कुल, काफ़ी चेंज हुए हैं मेरे खुद के परिवार में। जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा परिवार है मेरे दादाजी का। मेरे बाद में 4 या 5 मेरी सिस्टर हैं जो एलडीसी सेकंड ग्रेड में, एक पीटीआई बनी है। ऐसे 4-5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। अभी 4-5 मेडिकल की तैयारी कर रही हैं। और मेरे खुद के गाँव में जो मेरे साथ मेरी बैचमेट थी लड़कियाँ, हालाँकि उनकी सबकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद भी वो मेरे से बात करती हैं, घरवालों को समझाने के लिए, बात करने के लिए, सब तैयारी कर रही हैं। तो फ़र्क तो बहुत आया है पहले से। हम्म, हमें जितना संघर्ष करना पड़ा था उतना अब इनको नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया सही वे में। अगर हम सफल नहीं हो पाते तो इनको अभी भी दिक्कत आती। निश्चित रूप। हाँ, बिल्कुल। आप सफल हुए हो तो उनके दरवाजे सबके खुल गए। मतलब अब जी, इतना बिल्कुल। ज्यादा सोचना नहीं पड़ता लड़कियों को, हमें पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। नहीं तो पहले ये स्थिति होती थी, अगर 8वीं पढ़ ली तो 9th में अगर दूर दराज में भी स्कूल है तो घर वाले नहीं भेजते थे। फिर वो इधर स्कूलें उधर। भी कम थी सर, हम पढ़ते थे तब नहीं थी हमारे पास, केवल एक ही स्कूल थी संस्कृत। फिर हमें तो पता था कि कुछ तो करना ही है, इसलिए हम उसमें गए, नहीं तो मुझे खुद को पहले डॉक्टर बनने का था मेरे। अच्छा, लेकिन फिर यहाँ सब्जेक्ट वगैरह नहीं थे तो इसलिए फिर अच्छा, अच्छा, अच्छा। एम बदल दिया मैंने। हाँ, मत पहले मोटिव कुछ अलग था, बनने का कुछ अलग था, बन गए कुछ अलग ही। हाँ, बोलते ये। जी, बिल्कुल। हाँ, तो वर्तमान में जैसे ये लेक्चरशिप है, इससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो? संतुष्ट तो वैसे तो ठीक हो, क्योंकि मैं शुरू से जैसे भाई-बहनों को, ऐसे मेरे क्लासमेट वगैरह को मैं पढ़ाती रहती थी, तो वो तो मेरे खून में ही है टीचिंग, समझाना तो। हम्म, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य कभी टीचिंग नहीं रहा। तो अच्छा। इसलिए बिल्कुल संतुष्ट तो नहीं कह सकते, पर ठीक है। संतोषजनक पद तक तब भी होगा जब आप एसडीएम बनोगे, है ना? वही आपका संतोष। हाँ, डीएम पद तक आप कल जाना। नहीं है हाँ। मेरा मेन उद्देश्य तो। एक जी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आरपीएस ये उसमें क्या हमें एक ही टारगेट पे फोकस करना चाहिए, या फिर जैसे बीच बीच में एग्जाम्स आते रहते हैं, क्या उन एग्जाम्स की भी यानी जो तैयारी करनी चाहिए, या फिर यानी वो एग्जाम देने ही नहीं चाहिए? क्या करना चाहिए इसके लिए? सर मेरा ये मानना है कि आपका मेन उद्देश्य तो एक होना चाहिए। लेकिन जैसे आरपीएससी जितना डिले करती है एग्जामों में, जितना टाइम निकल जाता है, उस हिसाब से सेल्फ मोटिवेट खुद को रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम्म, उसके लिए छोटे-मोटे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आरएस के लिए की, तो उसके लिए साथ-साथ मैंने टीचिंग बीएड कर ली। तो हम्म, ऐसे आपको कुछ भी एक बार स्टेबल होने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए भी कुछ मिलना चाहिए, ताकि खुद को भी लगे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब मैंने ये अचीव किया है, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। उससे क्या है, घर वालों का भी सपोर्ट बना रहता है कि हाँ, ये कर लेगा। नहीं तो हम्म, लंबे टाइम तक, जैसे आरएस के एग्ज़ाम में 4-4 साल निकल जाते हैं, तो इतने हम्म। लंबे टाइम खुद को मोटिवेट रखना और तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। हाँ, तो वर्तमान में जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, उसमें प्रतियोगी परीक्षार्थी घर पर हैं, तो इस समय उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, यानी कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए। जी, बिल्कुल। अभी तो जैसे हम पढ़ते थे उस समय तो इतने ऑप्शन होते नहीं थे सर। अभी तो जैसे आपके पास ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे ये अनअकैडमी है,
तो उसमें आप किसी की भी तैयारी कर सकते हो। अब इसके लिए बच्चे को खुद को दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। बाकी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बहुत सारे हैं जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, ये हमने आपके आज जो बैकग्राउंड है यानी इसके बारे में, क्योंकि आपसे हमें बहुत सारी बातें करनी है और कई पार्ट में हम आपसे बात करेंगे। आज आपकी जो सफलता है यानी उससे संबंधित कौन कौन सी सीढ़ियों तक आप पहुंचे हो, अभी आपका जो जीवन का संघर्ष है उसके बारे में भी हमें बातें करनी है। और हमारे यानी विद्यार्थियों किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कैसे मोटिवेट रहना चाहिए, और इसके साथ साथ में कौन सी पाठ्य सामग्री है यानी उसका चयन करना चाहिए जिससे वो क्या हो सके यानी सफल हो सके, इन सारी बातों की चर्चा हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा यानी उसमें लेकर के आएंगे। और अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी है वो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका। धन्यवाद आप